हेलो क्लास 7 स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम स्टार्टिंग के अपने 2 लेक्चर्स में पढ़ के आए हैं कि डेमोक्रेसी क्या होती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, मोनार्की क्या होती है, डिक्टेटरशिप क्या होती है। ये सब हम पढ़ के आ चुके हैं। तो वह अपने थर्ड चैप्टर में स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी। दैट मीन डेमोक्रेसी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, क्या क्या इसमें चीजें होती हैं। ओके, तो सबसे पहली जो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, आप अपनी बुक का पेज नंबर 102 निकाल लीजिए, 102। और सबसे पहली चीज आप देखेंगे तो वो है मेनली 6 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसमें से पहली है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। दैट मीन्स, पहले मैं इसे लिख लेता हूं, इससे आगे मैं आपको समझाऊंगा। दैट मीन्स अब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है? इन डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव elected by the people make law and frame policies of the government for such laws to be followed by the people. That means डेमोक्रेसी में जो लोग होंगे वो इलेक्शन के थ्रू इन्हें इलेक्ट करते हैं। जैसे कि आपने अपनी क्लास का मॉनिटर अपने लास्ट लेक्चर में अटेंड वो किया था, इलेक्ट किया था, वैसे ही ये है कि आपने कोई इलेक्ट करा तो कुछ भी आगे होगा। जैसे प्रिंसिपल से आपको कुछ बात करनी है या टीचर से, क्लास टीचर से आपको कोई बात करनी है, तो अगर आप सब बच्चे मिलकर बात करने जाएंगे तो आपकी हो सकता है कोई सुने ना। लेकिन अगर आप कोई रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं अपना कि हम सब तो चलेंगे, लेकिन हम सब की तरफ से ये वहां जाके बोलेगा या ही विल टॉक behalf of you, तो then it is called elected representative. That means आपने उसे इलेक्ट करा है कि वो आगे जाके आपके लिए बोले, या जो आप उससे आप कहना चाहते हैं वो आप सबकी आवाज बने। ओके, सेकंड हम देखेंगे इसके बाद, तो वो होता है इलेक्शन आर हेल्ड टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स। दैट मीन्स रिप्रेजेंटेटिव चुनने का बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि एशियन टाइम में क्या होता था, एक बहुत बड़ा मैदान होता था जहां पर लोगों को बुला लिया जाता था और वहां पर उनसे पूछा जाता था बताओ किसको वोट दें या किसको जिताएं। तो वो हाथ खड़ा करते थे और एक अंदाजा लगाया जाता था कि इन लोगों ने, ज्यादा लोगों ने किसे सपोर्ट करा है, तो उसे हम उसका रिप्रेजेंटेटिव बना देंगे। लेकिन आज के टाइम में ये चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इसलिए इलेक्शन होते हैं जिसमें कि हम वोट डालते हैं और जिसके थ्रू हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। जैसे कि अगर 10 लोगों ने वोट डाली और 2 कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हैं, तो अगर इसे 5, एक को वोट मिले 5 या फॉर एग्जांपल 6 और एक को वोट मिले 5 या सॉरी 5, 6 + 4 = 10, 4 वोट, तो जो 6 वोट वाला होगा उसे उन सबका रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाएगा। इसको बोलते हैं इलेक्शन मोड, जो कि आज के टाइम में आपने देखा होगा इलेक्शन का कितनी ज्यादा न्यूज में आती है। अगर आप न्यूज में देखते हैं कि किस किस तरह से इलेक्शंस हो सकते हैं। ओके, जैसे कि आजकल जो इलेक्शन होते हैं वो ईवीएम मशीन्स पर होते हैं। ओके, आगे हम देखेंगे ऑल adult citizens have the right to participate in the election। जैसे कि जितने भी 18 अबव होंगे उन सब लोगों को इलेक्शन में वोट डालने का अधिकार या फिर कहते हैं पावर होती है। जो भी हमारे देश में, हमारी कंट्री में 18 अबव होगा, ओके, वो सब लोग मिलके वोट डालते हैं और चुनते हैं हमारा रिप्रेजेंटेटिव। इसमें हम आगे देखेंगे सिटीजन हु हैव reach a certain age in India it is 25 years for Lok Sabha and state legislative assemblies are allowed to contest election। That means जो भी इंसान 25 ईयर एज को क्रॉस कर जाएगा या 25 इयर्स ओल्ड होगा,
वही इंसान इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। और ये इलेक्शन ये एज है लोकसभा की और हमारे स्टेट लेजिस्लेचर की। ओके, इसके अलावा 21 ईयर्स होते हैं हमारे पंचायती वगैरह की एज के, कि 21 साल का इंसान भी इलेक्शन लड़ सकता है। ओके, अब हमारी जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है सिविल लिबर्टीज। अब हम सिविल लिबर्टीज से क्या समझते हैं, हम देखते हैं। An important characteristics of democracy is that it grants top civil liberties to the citizens. That means लोगों को फ्रीडम होनी चाहिए हर चीज की, अपनी आवाज उठाने की, अपनी बात रखने की, कुछ भी काम करने की, हर चीज की। इसमें लिखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, इंफॉर्मेशन, सिटीजन हैव अ राइट टू फॉर्म, जॉइन और क्विट एन एसोसिएशन, कि आपको राइट होने चाहिए कोई भी एसोसिएशन बनाने के, तोड़ने के या छोड़ने के। इट इंक्लूड्स द राइट टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी, और आप इस राइट के थ्रू पॉलिटिकल पार्टी भी फॉर्म कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम देखेंगे रूल ऑफ लॉ, जो हमारी फोर्थ है वो है रूल ऑफ लॉ। दैट मीन्स कानून होना चाहिए हमारे देश में, देश को अच्छे से चलाने के लिए। ओके, हम इसमें पढ़ेंगे अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट एंश्योर रूल ऑफ लॉ, लॉ इज सुप्रीम एंड ऑल द सिटीजन आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। दैट मीन्स all citizens all are equal। जो पनिशमेंट किसी भी आम इंसान को मिल सकती है, वही पनिशमेंट गवर्नमेंट को या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर तक को वही सजा करने पे मिल सकती है। जैसे कि किसी मर्डर के लिए आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकता है, वैसे ही प्राइम मिनिस्टर को भी किसी मर्डर के लिए लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकता है। कानून के लिए सब लोग बराबर हैं। ओके, इसके बाद हम देखेंगे हमारा अगला है फिफ्थ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी जुडिशरी से आप क्या समझते हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी हमारे कानून के लिए या फिर जितने भी हमारे कोर्ट्स होते हैं, उन सबको हम जुडिशरी में मानते हैं। और जैसे कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब हुआ कि ये किसी के लिए बाइंड नहीं होती, कोई भी इससे अपर नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कोई भी जुडिशरी के अपर नहीं माना जाएगा, सबसे यूपर जुडिशरी होगी और कोई भी जुडिशरी के सवाल पर या फिर कोई डिसीजन पर उंगली नहीं उठा सकता। इसके बाद जो हमारा 6 नंबर पे आता है वो आता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, दैट मीन्स जितने भी 18+ लोग हैं वो सब वोट डालेंगे। इसका मतलब कि इसमें ये नहीं है कि कोई भी अलग कास्ट का, अलग रेस का वोट नहीं डाल सकता। सब लोगों को वोट डालने के बराबर अधिकार होता है और एक इंसान सिर्फ एक ही वोट डाल सकता है। ओके, अब जैसा कि हमने इस चैप्टर में कुछ वर्ड्स पढ़े हैं, अब एक बार हम उन वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। पहला वर्ड है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या होती है? फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट in which the people, irrespective of caste, gender, age, elect the government. That means democracy का मतलब हुआ जिस भी कंट्री में इलेक्शन के थ्रू सब लोग मिलकर अपने लीडर को चुनते हैं,
उस कंट्री में डेमोक्रेसी है, उस कंट्री को डेमोक्रेट कंट्री बोला जाता है। इसके बाद हम देखेंगे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है? हमने अभी पढ़ा था कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होती है जब 18 प्लस लोग वोट करते हैं। ओके, इसके बाद हमने देखा था मोनार्की क्या होती है। मोनार्की का मतलब हेड ऑफ फैमिली, मोनार्की का मतलब होगा कि जो भी हेड ऑफ कंट्री होगा वो हमेशा किंग होगा। ओके, मोनार्की के अलावा हमने देखा डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में मिलिट्री रूल हमने पढ़ा था। जिसमें कि हेड ऑफ गवर्नमेंट ज्यादातर मिलिट्री होती है या फिर एक इंसान जो किंग नहीं होता, मोस्टली मिलिट्री रूल होता है ऐसी कंट्रीज में जहां पर डिक्टेटरशिप होती है। ओके, अब हम करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज। तो आप अपनी एक बार बुक निकाल लीजिए और एक्सरसाइज मेरे साथ आंसर लिखते चलिएगा। हाँ, तो बच्चों अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज में हम देखेंगे, सबसे पहली हमारी एक्सरसाइज है टिक द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले स्टेटमेंट आप मेरे साथ रीड करेंगे। सिस्टम इन विच द पोजीशन ऑफ अ रूलर इज हेरिडेटरी। तो हमें बताना है कि किस सिस्टम में पोजीशन जो होती है लीडर की वो हेरिडेटरी होती है। अब हेरिडेटरी का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूं कि राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा। तो ये चीज हमने कहां पढ़ी थी, इसका आप आंसर दीजिए मुझे। तब तक हम एक बार ऑप्शन रीड करेंगे। पहला ऑप्शन डेमोक्रेसी, सेकंड ऑप्शन मोनार्की, थर्ड ऑप्शन कम्युनिज्म एंड फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो हम देखेंगे पहला ऑप्शन हमारा डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में तो ऐसा नहीं होता कि हेरिडेटरी होता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग अपना नेता खुद चुनते हैं, अपना लीडर खुद चुनते हैं। सेकंड इज मोनार्की। तो मोनार्की में हमने पढ़ा था कि लोग जो होते हैं वो अपना लीडर खुद नहीं चुन पाते, इसमें किंग होता है और फिर किंग का बेटा ही किंग बनेगा अगला। ओके, इसके बाद हम देखेंगे हमारा सेकंड। तो एक बार सेकंड रीड करिए मेरे साथ। अडल्ट फ्रेंचाइज इज अ फीचर ऑफ डैश। अडल्ट फ्रेंचाइज किसका फीचर होता है, आप मुझे बताने की कोशिश करिए और फिर हम ये डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहला ऑप्शन है हमारा मोनार्की। तो मोनार्की में तो वोटिंग ही नहीं होती, तो अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं हो सकती। सेकंड इज डिक्टेटरशिप। तो डिक्टेटरशिप में भी मिलिट्री रूल होता है, तो वहां भी हमारी अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं हो सकती। मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि जब भी 18 साल से बड़े लोग वोटिंग करते हैं। तो इसके बाद हमारा थर्ड ऑप्शन है डेमोक्रेसी। तो हम जानते हैं कि सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री और डेमोक्रेसी में ही वोटिंग होती है, तो हमारा इसका आंसर हुआ डेमोक्रेसी। ओके, अब हम आएंगे हमारे थर्ड पर, जो कि है इंडिया इज अ डैश कंट्री। मतलब कि इंडिया कौन सी कंट्री है, ये कैसी कंट्री है। तो पहला एग्जांपल है इसका मोनार्कियल, सेकंड एग्जांपल है डेमोक्रेटिक कंट्री, थर्ड है हमारा मोनार्कियल डेमोक्रेटिक और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो मुझे इसका आंसर देने की कोशिश करिए और फिर मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। तो इसका सही आंसर है हमारा सेकंड, डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके, तो हमने देखा डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन आप थर्ड ऑप्शन में जरूर कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि उसमें डेमोक्रेटिक भी आ रहा है और मोनार्कियल भी आ रहा है। तो ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है एक्चुअली मोनार्कियल डेमोक्रेटिक जैसा। ओके,
तो ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ था। इसके बाद हम आएंगे फोर्थ ऑप्शन पर, फोर्थ पार्ट, जो कि है मिनिमम एज ऑफ कास्टिंग वोट इन इंडिया इज, इंडिया में वोट डालने की मिनिमम एज क्या है। तो ये तो हम सबको ही पता है नॉर्मली कि इंडिया में वोट डालने की सही एज है 18। ओके, आप इन्हें नोट करिए और फिर हम अगली एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो हमारी अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है फिलअप्स। ओके, तो सबसे पहला हम फिलअप्स देखेंगे वो है डैश इज द डेमोक्रेटिक नेशन। तो हमें डेमोक्रेटिक नेशन का एक एग्जांपल देना है जो कि हम पढ़ के आ चुके हैं। तो इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है हमारी अपनी कंट्री, दैट इज इंडिया। इंडिया एक बहुत अच्छा एग्जांपल है डेमोक्रेटिक कंट्री का। ओके, तो ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था जो मुझे लगता है आप सबको आता ही होगा। सेकंड है इन डैश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट हैज लिमिटेड पावर। किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट के पास लिमिटेड पावर होती है। तो हमने दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ी थी, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। तो किसमें होती है पावर कम, वो है हमारी पार्लियामेंट्री। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें प्रेसिडेंट के पास पावर कम होती है एज कंपेयर टू प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, थर्ड हम देखेंगे अ डैश हैज अ किंग, क्वीन, एम्परर एंड एम्प्रेस। अब हमें बताना है कि किस में किंग, क्वीन, एम्परर, एम्प्रेस होते हैं। तो ये तो हम बहुत ही बार पढ़ चुके हैं कि मोनार्की में किंग, क्वीन, एम्परर और एम्प्रेस होते हैं। ओके, अब हमारा फोर्थ पार्ट है एंड द टर्म डेमोक्रेसी ओरिजिनेट फ्रॉम द डैश वर्ड। जो हमारी डेमोक्रेसी वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज है, कौन से वर्ड से जनरेट हुआ है। तो वो है हमारा ग्रीक। ओके, तो ग्रीक वर्ड से ही हमारा डेमोक्रेटिक वर्ड आया है, ग्रीक लैंग्वेज से। तो ये हमारी दो एक्सरसाइज थी। इसके बाद हम आगे एक्सरसाइज पे चलेंगे, तब तक आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अपनी अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं जो कि है ट्रू फॉल्स। ओके, तो पहली स्टेटमेंट आप मेरे साथ रीड करेंगे। पहली स्टेटमेंट है इंडिया इज अ मोनार्कियल नेशन। तो क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक है, कंट्री है, इसलिए मोनार्कियल तो ये हो नहीं सकती। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही फॉल्स है। सेकंड स्टेटमेंट इज पीपल डू नॉट एंजॉय फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। कि लोगों को मौलिक अधिकार जो कि फंडामेंटल राइट मतलब रहने की आज़ादी, जमीन खरीदने की आज़ादी, कोई एसोसिएशन फॉर्म करने की आज़ादी नहीं है। तो इस चीज का आंसर भी फॉल्स होगा क्योंकि इंडिया में आज़ादी है। ओके, अब हम आएंगे हमारे थर्ड पॉइंट पे जो कि है इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नो वन इज अबव लॉ। गवर्नमेंट इसमें क्या होता है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कोई भी कानून से ऊपर नहीं होता, जो कि बिल्कुल सच है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं बहुत जगह कि कानून से ऊपर ना प्रेसिडेंट है ना प्राइम मिनिस्टर। अब हम देखेंगे फोर्थ वन विच इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज एप्लीकेबल इन इंडिया। दैट मीन्स 18 साल से ऊपर लोग इंडिया में वोट डाल सकते हैं और ये हमारा मौलिक अधिकार भी है और ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है जो कि बिल्कुल ट्रू है। ओके, तो आप इसे नोट डाउन करिए और फिर हम करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो चलिए फिर बच्चों हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, तो हम पहला पार्ट पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है डिफाइन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होती है। तो मैं आपके लिए रीड करता हूं और फिर आप देखिए डेमोक्रेसी क्या होती है। Form of government in which the government is elected by the people irrespective of caste, gender, race, etc. That means जहां पे लोगों को वोट डालने का अधिकार होता है
जहां पर लोग अपना अपना लीडर खुद चुनते हैं, बिना, ऐसा नहीं होता उस देश में कि जहां पर कह रहे हैं कि तुम इस कास्ट से बिलोंग करते हो तो तुम वोट नहीं डाल सकते। हर कास्ट को, हर रेस को, हर एज ग्रुप को वोट डालने का अधिकार होता है। अगर वो 18 साल से बड़ा है तो उस कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, और यही हमारी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन होती है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो हम जानते हैं कि जब भी 18 प्लस एज को कोई अटेंड कर लेता है या 18 साल का हो जाता है तो उसे वोट डालने का अधिकार हो जाता है। यही हमारी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होती है कि 18 साल से सभी बड़े सब लोग इलेक्शन में वोट डालेंगे। ओके, अब हम आएंगे हमारे थर्ड पार्ट पर, जो कि है व्हाट इज एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी। तो ये हम डेमोक्रेसी में पढ़ चुके हैं। ऑल मोनार्क्स held great power and made all the decisions and law of the country. This is known as absolute monarchy. तो अब हम देखेंगे what is absolute democracy। तो absolute democracy का मतलब होता है जब भी सारी पावर्स लोगों के पास होती है तो उसे एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी बोला जाता है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का ओरिजिन का रीजन क्या था। तो जैसे हम जानते हैं कि पहले रूलिंग होती थी तो लोग कम थे। अगर किसी को राजा के खिलाफ या राजा के अगेंस्ट में कुछ बोलना होता था तो उसकी बात सुनी नहीं जाती थी। पर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़नी स्टार्ट हुई, राजा के लिए उन्हें कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया और लोगों ने राजा के खिलाफ आवाज उठानी जरूरी बहुत ज्यादा कर दी, जो वो बार बार राजा के खिलाफ आवाज उठाते थे। तो इस चीज को रोकने के लिए डेमोक्रेसी टर्म आई, जिसमें लोगों को बिलीव हुआ कि वही राजा को चूज कर रहे हैं तो राजा उनके लिए अच्छा ही काम करेगा। इसलिए डेमोक्रेसी की नीड पड़ी पॉपुलेशन की ग्रोथ की वजह से। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज और लास्ट एक्सरसाइज करते हैं, जो कि है आंसर इन ब्रीफ। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे। हमारा जो पहला है वो है राइट द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होता है वो होता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ओके, तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमारा सबसे पहला ऑप्शन होता है। ठीक है, और सेकंड टर्म जो हमारे पास है वो है इलेक्शन आर हेल्ड टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव। दैट मींस इलेक्शन होते थे या होते हैं। ओके, इसके बाद हम देखेंगे थर्ड टर्म जो हमारा फीचर है डेमोक्रेसी का, वो है सिविल लिबर्टीज। दैट मींस सब लोग बराबर हैं और सब लोगों को मौलिक अधिकार और राइट है कुछ भी काम करने के लिए। ओके, इसके बाद हम देखेंगे फोर्थ, जो कि है रूल ऑफ लॉ। दैट मींस इंडिया में कोई भी इंसान कानून से ऊपर नहीं है, सब कानून से नीचे ही होते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट। लास्ट हम देखेंगे इंडिपेंडेंट जुडिशरी। दैट मीन्स जुडिशरी हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबसे ज्यादा हायर पावर कोर्ट होती हैं। ये हमारे इंडिपेंडेंट होती है, कोई भी इन्हें फोर्स नहीं कर सकता, बाइंड नहीं कर सकता कोई भी रूल देने के लिए, कोई भी कंक्लूजन पे लाने के लिए कि प्राइम मिनिस्टर इन्हें नहीं कह सकता कि आप मेरे फेवर में डिसीजन लीजिए। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी। ओके, तो इसका आंसर होगा व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी का आंसर होगा हमारा
डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? हम बहुत जगह ही पढ़ के आ चुके हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है किसी भी कंट्री में लोगों को उनका लीडर चुनने की आज़ादी होती है इलेक्शन के थ्रू, तो वो कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाती है और उसमें वोट डालने का अधिकार सबको होता है, चाहे वो 18+ हो, चाहे वो कास्ट किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रेस का हो, इसे ही हम डेमोक्रेसी कहते हैं। ओके, अब हम करेंगे हमारा थर्ड को पार्ट जो कि है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ फेयर गवर्नमेंट डिस्कस। तो हमें पता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फेयर गवर्नमेंट क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है, लोग चुनते हैं तो लोगों को पता होता है कि अगर गवर्नमेंट कोई गलत डिसीजन लेगी तो लोगों को अधिकार है उसे कहते हैं उसे अमान्य करने का या फिर उसे नल करने का। जैसे कि अगर किसी गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास किया और जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये लॉ गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को जभी के जभी हटा सकती है। यही हमारी डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी पावर है कि जब भी कोई लॉ पास होता है तो सबसे पहले लोकसभा राज्यसभा में वोटिंग होती है, उसके बाद ही पता चलता है कि वो पास होगा या नहीं होगा मेजोरिटी के आधार पर, और हर लॉ को पास करने के लिए अलग तरह की मेजोरिटी की नीड होती है। इसके अलावा हम आएंगे अगर हमारे डी पार्ट पर, तो वो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ कम्युनिज्म। तो हम जानते हैं कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है, सिस्टम जिसमें कि कोई भी एक लीडर है जिसे लोगों ने चुना है, कोई भी एक इंडिविजुअल है जिसके हाथ में सारी पावर है, वही डिसाइड करेगा क्या क्रॉप का रेट होगा, क्या हम उस देश में बनेगा। तो ये कम्युनिज्म का हम नॉर्थ कोरिया एग्जांपल ले सकते हैं कि वही डिसाइड करता है क्रॉप जो होंगी वहां, क्या मैन्युफैक्चर होगा और क्या वहां से दूसरे देशों में जाएगा या दूसरे देशों में खरीदा जाएगा। तो हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म कर ली है और साथ में हमने इस चैप्टर की थ्योरी पहले 2 लेक्चर्स में खत्म कर चुके हैं। तो आप इसे रिवाइज कीजिए और आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताइए। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।